हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये आधारित है। बोहर एटॉमिक मॉडल प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर आधारित है। बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया है बोहर ने, वो किसके लिए दिया है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए इन्होंने ये थ्योरी दिया है। इन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये थ्योरी दिया है। बोहर एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इन्होंने ये थ्योरी जो है हाइड्रोजन के ऊपर ही दिया था। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। अब आगे देखते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट मूव इन द सेम ऑर्बिटल। जब तक वो सेम ऑर्बिटल में मूव करता रहेगा तब तक वो ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस है और ऑर्बिट किसे कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सब क्या है? ऑर्बिट है। ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये क्या है? ऑर्बिट है। ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। जब तक ये इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। एब्जॉर्ब और इमिट कब करेगा? जब वो इस ऑर्बिट में जाएगा तब जाके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इमिट कब करेगा? जब वो इस ऑर्बिट में जाएगा तब जाके फिर से एनर्जी को इमिट करेगा। सेम ऑर्बिट में जब तक मूव करता रहेगा तब तक वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ क्वांटाइज्ड फिक्स्ड एनर्जी। जो ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट, उनकी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये ऑर्बिट जो है इनकी क्या है? फिक्स्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड होती है इनकी एनर्जी, डिफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है एनर्जी इनकी, हर एक ऑर्बिट की। अब देखेंगे सेकेंड। हम आप लोगों को एक पॉइंट बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो न्यूक्लियस से पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा निकलता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये वाला नहीं निकलेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है और स्टेबल है, इसी वजह से ये नहीं निकलता है। बाहर वाला स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये निकलता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती जाती है। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इससे क्या होगा? जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा, ये वाला सेल, जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा ना, ये न्यूक्लियस है और इसके पास वाला जो सेल होगा उसकी एनर्जी जो है कम होगी, और उससे दूर के जो सेल होंगे उसकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी 2 जूल है तो इसकी एनर्जी 4 जूल हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 8 जूल। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल जो ज़्यादा रहेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। स्टेबल जो ज़्यादा रहेंगे उसकी एनर्जी कम होगी, और जो दूर के होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी
क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ मूव करेगा। मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी 2 जूल है तो इसकी एनर्जी 4 जूल है, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल से, ये क्या है, इनर सेल है, इनर सेल से आउटर सेल में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचा, अब ये आउटर सेल से जब इनर सेल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा, 2 जूल एनर्जी इमिट करेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल से आउटर सेल में जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में आता है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम inner orbit to outer orbit it absorb energy, and when electron move from outer orbit to inner orbit it emit energy। जब इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखेंगे 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट इज डिफाइंड बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और V क्या है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमको अगर पता रहेगी तो हम क्या निकाल लेंगे, E को हम कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट E है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको एक मेथड से और कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम तो वैसे समझाने के लिए आपको ले लिए थे ना 2 जूल 4 जूल, ये हो गया, इसका होगा E1 और इसका होगा E2, इसका होगा E1 और इसका होगा E2। जब E2 माइनस E1 करेंगे तब जाके हमको E निकल जाएगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, E निकल जाएगा। अब आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम किसका निकाला जाता है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उसका क्या निकाला जाता है, मोमेंटम। जो सीधी रेखा में मूव करेंगे ऐसे, तो उसका क्या निकाला जाता है, मोमेंटम निकाला जाता है। और मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv से क्या निकालते हैं, मोमेंटम को निकालते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू mv/r। क्या होता है, L इज इक्वल टू mv/r। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv/r इज इक्वल टू nh/2π होता है। क्या होता है, mv/r इज इक्वल टू nh/2π। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mv/r इज इक्वल टू nh/2π। जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ये हो गया देखिए न्यूक्लियस। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, r होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल। ये हो जाएगा मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो जाएगा n1 हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा n2 हो जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और h क्या है,
प्लैंक कांस्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। ये जो थ्योरी है वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। ये थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है। ऐसे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए ये थ्योरी दिया गया है। और जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो ऑर्बिट होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, डिफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है। जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल में मूव करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में मूव करता है तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। अब एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट के बीच की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, E=h से कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर E=E2 - E1 से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो इसका हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। और एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होता है, mvr = nh2π, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये देखना है। तो हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको हम जेड ई से डिनोट करेंगे। जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, ई उसके ऊपर चार्ज क्या है वो डिनोट कर रहा है। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ई क्या है, जो चार्ज है उसके ऊपर वो डिनोट कर रहा है। तो जेड को हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं जेड को, जो एटॉमिक नंबर होता है वो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसके बीच की जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। इन एन एटम वी सपोज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E and charge of nucleus Jd. The distance between nucleus and electron R. इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, Q1 Q2। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F जो होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो यहाँ से, मतलब दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही यहाँ पे हम लिखे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके होगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाने के लिए यहाँ पे K कांस्टेंट लेंगे और और यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे Q1 और Q2 हम E लिए हैं और Jd लिए हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जांपल से समझाए थे ना, इस चार्ज को P को हम किससे डिनोट कर रहे थे, इस चार्ज को डिनोट कर रहे थे हम Jd से, और इस वाले चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे थे E से। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा Jd और Q2 हो जाएगा यहाँ पे E। तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू ई इंटू Jd अपॉन R स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखेंगे K
जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे के की क्या वैल्यू है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको कहेंगे निर्वात का परवैद्युतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स, ये होगी इसकी वैल्यू। तो ये जो के है इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इजुकल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। उसकी वैल्यू क्या होती है, F इजुकल टू होती है mv स्क्वायर अपान आर। अब देखिए ये भी F की वैल्यू है और ये भी F की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपान आर इजुकल टू जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल टू में कर देंगे आप, और यहाँ से जो कट रहा है आप काट देंगे। देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, आर कट रहा है, ये वाला आर और ये वाला आर कट रहा है यहाँ से एक। तो आपका क्या बच रहा है, mv स्क्वायर इजुकल टू जेड ई स्क्वायर है, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ये आपका बच रहा है यहाँ पे। अब ये बच रहा है तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो m को यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे आप। v स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर m। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। पहले हम आपको बताए थे एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv r इजुकल टू nh2 पाई। देखिए तो v क्या हो गया nh2 पाई mr। तो यहाँ पे क्या था, v स्क्वायर है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, v स्क्वायर इजुकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर थर्ड था उसमें v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसी में v स्क्वायर की वैल्यू हमको पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और जो वो सेम था जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे पहले। तो यहाँ से देखिए 4 कट रहा है, 1 पाई कट रहा है, 1 आर कट रहा है और एम कट रहा है। एक क्या बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम आर इजुकल टू जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बच रहा है। अब हमको क्या करना है, आर हमको निकालना है। यहाँ से आर निकालना है तो ये वाला आर यहाँ जाएगा, ये वाला आर यहाँ जाएगा। भेज के देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम इजुकल टू जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर की वैल्यू हमको निकालना है तो आर को ऐसे ही रहने देंगे और ये एप्सिलॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन यहाँ पे जाएगा और ये जेड ई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पाई जो है वो भी कांस्टेंट है और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की और एच की। तो वैल्यू इसकी एच की वैल्यू तो आपको पता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है आपको 8.85 10⁻⁻12 फराडे मीटर फराडे।
मीटर इनवर्स। और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होगी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब पाई की वैल्यू क्या है 3.14 होती है पाई की वैल्यू। ये आपको दिखा नहीं होगा तो देख लीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻⁰ कूलम, ये वैल्यू होती है। अब ये सब वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.529 n² जेट एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई, ऐसे होती है आर की वैल्यू। अब अगर आप हाइड्रोजन के लिए उसकी रेडियस को निकालना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे रेडियस उसका R1 निकालेंगे तो R1 के लिए क्या होगा N की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये आपको पता है कि ये नंबर ऑफ सेल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा R1। जैसे कि ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस से जो पहला सेल होगा उसको क्या कहेंगे R1 कहेंगे, उसको क्या कहेंगे R1 कहेंगे। तो पहले सेल के लिए 1 हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे 1 N के लिए। और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.529 N1 का स्क्वायर अपान 1, यहाँ पे अपान 1 होगा ना, ये जो फार्मूला है यहीं पे पुट करना है। ये वाली वैल्यू N का 1 है और जेड का भी 1 है तो 1 ही रखेंगे आप, 1 ही आएगा टोटल एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या होगा N1 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब R2 की वैल्यू निकालेंगे। ये R1 R2 है, सॉरी हम N बोल दिए होंगे गलती से। तो R2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जेड 1 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो थोड़ी ना चेंज होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2.16 एंगस्ट्रॉम, 2.16 एंगस्ट्रॉम। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप यही उतार लें। ये हो जाएगा R2 की वैल्यू। R3 की वैल्यू हम निकालेंगे, R3 की वैल्यू निकालेंगे तो N इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो आपको क्या मिलेगा 4.6192, ये आपको वैल्यू मिलेगा। देखिए ये हो गया R1 R2 R3 की वैल्यू। अब देखिए अगर हम निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे R1 R2 R3 की तो देखिए क्या होगा। R1 की वैल्यू क्या निकल के आई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। R2 की वैल्यू क्या निकल के आई है 2.16 एंगस्ट्रॉम। R3 की वैल्यू क्या है 4.761 एंगस्ट्रॉम। R4 की वैल्यू क्या है 8.464 एंगस्ट्रॉम। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है R2 माइनस R1, इसको कैलकुलेट करना है, और R3 माइनस R2 कैलकुलेट करना है, R4 माइनस R3 कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है
2.116 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसका अगर माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम आपकी वैल्यू आएगी। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 4.761 एंगस्ट्रॉम माइनस 2.116 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। अब इसका अगर देखें ये 8.464 एंगस्ट्रॉम माइनस 4.761 एंगस्ट्रॉम और इसका आएगा आपका 3.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये क्या निकल के आ रहा है, R2 R1 के बीच जो दूरी है वो इतना है, R3 R2 के बीच की दूरी क्या है, इतना है, R4 R3 के बीच की दूरी इतना है। मतलब कि ये दूरी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे समझिए आप। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है और ये हो गया आपका, ये रेडियस है R1 और ये क्या है, R2 है। ये यहाँ से क्या है, R2 है ये क्या है, R3 है और R4 जो है और दूर होगा। मतलब फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप समझ लीजिएगा। ये आपका R1 है और ये R2 है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, 1.4 और ये क्या है 1.3 है और ये क्या है 3.7 है। ये इनके बीच की दूरी है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके बीच की भी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम है, फिर इनके बीच की दूरी और ज़्यादा हो गई है, इसके बाद ये जो है ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट, इनके बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, जो R2 और R1 है उनके बीच की दूरी जो है वो सबसे कम है। R2 और R1 के बीच की दूरी सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसकी है, R4 और R3 के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच भी जो दूरी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।